हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी 8th क्लास का 8वीं क्लास का ये किताबें हैं, समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, बिहार सरकार की किताबें हैं। और अक्सर हम कहते हैं कि यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्लीट करना चाहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में एक टीचर बनना चाहते हैं, तो कई लोग ये बात नहीं बल्कि आयोग भी आपसे ये कहता है कि एक बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। तो यही एससीईआरटी की किताबें हो जाता है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। और ये 8वीं क्लास की किताब है, हमारी दुनिया भाग 3 समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं। और ख़ास करके पीआरटी के विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पीआरटी के पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछा है तो 8वीं क्लास से पूछा है। चाहे 8वीं क्लास में आप देखते होंगे, 8वीं क्लास का ही किताब है इतिहास का किताब, समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए 8वीं क्लास के जितने भी आपके पास बुक है, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पर्यावरण हो, पॉलिटी हो, सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग पहला अध्याय इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग पहला अध्याय देखते हैं और ये पहला अध्याय हो जाएगा कक्षा 8 क्लास का है। ये अध्याय नंबर आप इकाई नंबर 1 देख सकते हैं, है ना। और ये इकाई पहला हो जाएगा, अध्याय पहला हो जाता है। 8वीं क्लास के बच्चे क्या पढ़ पाएंगे आप ही बताइए। 8वीं क्लास के बच्चों में वही बेसिक की जानकारी दिया जाता है कि कम से कम बेसिक की जानकारी उनको हो जाए। क्योंकि आप याद रखिएगा, 71 बीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 13 सितंबर को ही। अगर आप होशियार होंगे, थोड़ा सा तेज तर्रार होंगे, तो विगत वर्षों में यानी कि अभी 2-3 जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीसी के द्वारा, उन प्रश्नों को उठा करके मूल्यांकन करेंगे। इससे बेहतर गाइड करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है कि बीपीएससी को समझने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। जब आप 71 बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि अब हमें अपनी रणनीति, अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए। और याद रखिए, शिक्षक भर्ती 4.0 में सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ने जा रही है। सरकार अपने, है ना, कहने पे वो अड़ा हुआ है कि हम इतना ही देंगे तो देंगे, क्योंकि हम 5.0 भी देंगे और 5.0 होने के बाद वो कहेगा 6.0 भी देंगे। ठीक है। जितने भी सीट है उस सीटों पर ही दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए हमको इन किताबों को पढ़ना होगा। और इन किताबों से हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी होती है और हमारे पास फैक्ट की जानकारी होता है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर के आप देखते होंगे 71 बीपीएससी में बहुत सवाल पूछा हुआ था, है ना। विगत आप देखते हैं एसओ के भी एग्ज़ाम आप देखे होंगे, उसमें भी पूछा हुआ है। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी बिहार पीआरटी के पेपर में या बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर में ऐसा थोड़ा कठिन बनाएगा। कठिन बनाएगा, है ना। क्या करेगा? कठिन बनाएगा। यही 8वीं क्लास की किताब से प्रश्नों को निकाल करके शब्दों की हेर फेर बदलने के बाद आपसे सवाल जब पूछेगा, तब आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना। लुसेंट पढ़ने वाले लुसेंट खत पढ़ करके भी जाते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाता। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है पटना में, एक से एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है। लगता है कि संस्था का हम नोट्स पढ़ लेंगे तो हम कंप्लीट कर जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। मन में ये भी चलना चाहिए कि आखिर कैसे होगा। तो किताबों को पढ़िए, सटीक किताबें जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एससीईआरटी की जो किताबें है उसको पढ़िए, है ना। बीपीएससी ने जिन प्रश्नों को पूछा है, यह साबित कर दिया है कि अगर ये लोग नहीं पढ़ेगा तो फिर किसी का नोट्स भी पढ़ लीजिए, चाहे लुसेंट जुबानी रट लीजिए, फिर भी नहीं आने वाला है। टोटल प्रश्नों को नहीं कंप्लीट कर सकते, बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं ला सकते, इतना जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला इकाई जो पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा ये हो जाता है संसाधन। क्या होगा? संसाधन हो जाएगा। संसाधन को यहाँ पे 3 भागों में बांट करके समझाया है। ये हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, ये हो जाएगा मानव संसाधन, और मानव निर्मित संसाधन हो जाता है ना। यहाँ से अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे में यहाँ पे अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों में हम लोग देखेंगे, तो प्राकृतिक संसाधनों में अगर ऊर्जा की बात अगर हम लोग कर दें, यहाँ पर ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, और ऊर्जा में भी
में भी हम लोग कौन सा ऊर्जा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। और इसी नवीकरणीय ऊर्जा की अगर उदाहरणों के तौर पे हम लोग देखेंगे, जहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, कौन कौन उदाहरण हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का? और नवीकरणीय ऊर्जा जो है यह प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न होते हैं, और जो प्राकृतिक से उत्पन्न होता है उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। पारंपरिक ऊर्जा कोयला पर आधारित है ना, जल पर आधारित है, एक दिन समाप्त तो हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए हम वैकल्पिक जो हमारा संसाधन है उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भारत में पर्याप्त मात्रा में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, सौर ऊर्जा की, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा बिजली और सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो गर्मी है, इससे भी हम लोग बिजली उत्पन्न करके अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो जाएगा, यहाँ पे पवन ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं। पवन ऊर्जा, हर जगह हवा ही हवा है हमारे भारत में, तो पवन टरबाइन चला करके भी बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि पवन टरबाइन के माध्यम से भी, टरबाइन है ना, चला करके भी हम लोग बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भू का मतलब क्या होता है? भूमि, यानी कि भूमि के अंदर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का प्रयोग कर भी हम ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकते हैं, यहाँ से भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो ऊर्जा है कभी समाप्ति नहीं होगा। इतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा जैविक ऊर्जा हो जाता है। जैविक ऊर्जा हो सकता है कई लोग इस पटना की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर रहते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, है ना। इसी के बगल में हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके बगल में ही है बाजार समिति, और बाजार समिति में एक जगह है जिसको हम लोग केला मंडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि केला का वहाँ पे, है ना, आना जाना लगा रहता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो कचरा उत्पन्न होता है, उस कचरा से सरकार चाहती है कि हम ऊर्जा को डेवलप करें, ऊर्जा को पैदा करें। और हमारे भारत में, हमारे बिहार में खास करके जिस ऊर्जा की कमी है, इससे भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी से? तो बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा से, है ना, बायोमास ऊर्जा, जिसे कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता। जैसे आप देखते होंगे एक और ऊर्जा है जिसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, एक और है जिसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इस समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, ज्वार और भाटा, है ना, ज्वार और भाटा आता है। ज्वार भाटे की गति का प्रयोग कर हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार भाटा की कंडीशन में हमेशा सरकार हिदायत करती है मछुआरों को कि भाई आपको समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाना है, नहीं तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को करना था। डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, पूरे डिटेल्स, क्योंकि क्लास बाय क्लास हमारा स्टैंडर्ड जो है ना, वो बदलता हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन में। आप देख सकते हैं मानव संसाधन में शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान, क्षमताएं, कौशल, रुचियां हैं। मानव निर्मित संसाधन में पुल, कारखाना, गाड़ियां, ये सारा चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना, जल और भूमि। पॉइंट ये हमारा हो जाएगा जल और भूमि। देखिए पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ठीक है, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा वास्तविक संसाधन है ना। वास्तविक संसाधन कहते हैं कि वास्तविक संसाधन ही है। अगर देखा जाए तो आपके सामने इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जिस देश में जो मानव संसाधन होते हैं उस दुनिया का सबसे कीमती संसाधन होता है। डिपेंड करता है वह देश उस युवा को किस नजरिए से देखता है। अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका में एक नागरिक का, चाहे वह गरीब से गरीब क्यों ना हो, ब्रिटेन आप चले जाते हैं, आप जरा सोच के देखिएगा, एकदम ब्रिटेन का एक आम नागरिक ब्रिटेन सरकार को, प्रधानमंत्री को रोक करके पूछ दिया कि तुमने जो क्वारंटाइन का जो वैक्सीन
दिलवा रहा था। सोच के देखिए, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा या होगा, इसके बारे में बताओ। एक साधारण सा इंसान पूरा हिला के रख दिया। आप भारत के प्रधानमंत्री का गाड़ी रोक के दिखाइए, है ना। लोकतंत्र वो भी है, और लोकतंत्र हमारा कंट्री भी है ना। लोकतंत्र ब्रिटेन भी है, और लोकतंत्र हमारा कंट्री भी, हमारा देश भी है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोगों की शक्तियां सबसे ज़्यादा होती है और सरकार की शक्तियां सबसे कम होती है ना। तो जब लोगों की शक्तियां सबसे ज़्यादा होती है और सरकार की शक्तियां सबसे कम होती है, तो आप इस समय इतना डर क्यों गए, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर इस लोकतंत्र की अगर खूबसूरती को अगर अच्छे तरीके से अगर लागू कर दिया जाए, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब कभी कभी रोड पर चले जाते हैं, है ना, रोड पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं और अपने हक अधिकार की जब बात करते हैं, तो उनको स्वागत जो है लाठियों से किया जाता है ना। ये है मानव संसाधन। सोना चांदी हीरा मोती उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस देश में इनकी कीमत को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल दिया जाता है, वह कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और हमारे भारत में युवाओं को क्या करते हैं, मोहरा लोग बनाता है ना, वोट बैंक के तौर पे उसको देखा जाता है। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे केरल में क्या है, थोरियम। लद्दाख में यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। इसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं, तथा इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। कभी कभी हो सकता है आपसे सवाल पूछे, है ना, कि सबसे ज़्यादा यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता है, तो लोहा का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता, तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है ना। ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग कंगारुओं का देश कहते हैं, है ना, कंगारुओं का देश कहा जाता है। एक प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, चिली में। और ये चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। चिली में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ना। जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, चीन में किया जाता है। और चीन में सबसे ज़्यादा सोना का भी उत्पादन होता है। चीन में सोना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का भी उत्पादन होता है। लेकिन याद रखिएगा, इस 2025 में एक आंकड़ा बदल गया। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था कहाँ पे, चावल का उत्पादन चीन में। लेकिन अभी चावल के उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 है। भारत नंबर 1 हो गया है चावल के उत्पादन में। चावल के उत्पादन में चीन का स्थान दूसरा हो गया है ना। खुशी तो होना चाहिए ना कि भाई चावल के उत्पादन में। तो जब जहाँ पे मैंने एक बार कहा था कि जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होगा, उस दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। क्योंकि 2011 जनगणना के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा, तो चीन। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, तो ये भी आंकड़ा कहता है कि अभी वर्तमान में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे, तो ये भारत में हो गया। यानी कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, भारत में। ठीक है। अब देखिए, चाइना में एक चीज़ और भी होता है, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, चीन में होता है। ठीक है। जैसे आप देखते हो कैडमियम, कैडमियम का उत्पादन भी हमारे भारत में क्या हुआ, हेलो हेलो, कैडमियम का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो चीन में ही होता है कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, है ना। निकेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके इंडोनेशिया में होता है। निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, है ना, निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा कंट्री करता, जैसे पूछा जा सकता है कि खनिज तेल का, है ना, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो यूएसए अमेरिका करता है। चांदी का पूछा गया सवाल है कि चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है, मैक्सिको, है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है।
अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना 2025 के डाटा के अनुसार करवा रहे हैं, 2025 का जो है ना डाटा है, इसी के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किस क्षेत्र में, इससे रिलेटेड हम आपको करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जैसे अगर हम लोग भारत की अगर बात करें, भारत भी देख ही लीजिए, क्योंकि आपके पीआरटी के पेपर में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो पीआरटी पे भी फोकस करते रहना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में पेट्रोल का उत्पादन जो है भारत में, है ना, भारत में पेट्रोल अगर पूछेगा तो ये हमारा असम हो जाएगा, असम हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेट का नाम बदल गया है ना। पेट्रोल असम में। लौह अयस्क की अगर बात करें तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन, है ना, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य, उड़ीसा करता है। उड़ीसा, जहाँ पर चिल्का झील है ना। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है कोयला का, तो नाम सुने होंगे ना, झरिया, है ना, झारखंड, ठीक है, झारखंड का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे में अगर पूछेगा कि सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और यही मध्य प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाती है जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाघ भी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दाल का उत्पादन भी होता है ना। सबसे ज़्यादा दाल का भी उत्पादन यहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है यहाँ पे, है ना। जैसे में अक्सर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करेगा, चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन, तो ये हो जाता आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान, यही राजस्थान है ना, जो एक तरफ से पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है, और भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा या, है ना, राजस्थान, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है नवीकरणीय संसाधन, सूरज की किरण के द्वारा। और नवीकरणीय संसाधन में लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, जैसे कोडरमा से देखते हैं अभ्रक की प्राप्ति, जादूगोड़ा से यूरेनियम की प्राप्ति होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। छोटा नागपुर से हमको कोयले की प्राप्ति होती है ना, कोयले की प्राप्ति हमको होती है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ भी आप लोग आइए, है ना। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता रहती है, और ध्रुवों पर क्या हो जाता है, ध्रुवों पर घट जाता है। समझ रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ को दो भागों में बांटने वाला जो हमारा ये लाइन है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और कहता है यहाँ पे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश सालों भर बराबर पड़ती है, यहाँ पे सालों भर क्या बराबर पड़ती है। लेकिन जब अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे, जब हम लोग दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, तो यहाँ पे अंतर दिखता है, घटता है, यहाँ पे ध्रुवों पर घट जाती है। यही बात आपसे कह रहा था, ठीक है। चलिए, भूमि, मृदा और जल संसाधन, आपके पास अगर किताब होगा तो दूसरा हमारा ये बिंदु हो जाएगा, उसमें भूमि, मृदा एवं जल संसाधन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पर चीज़ों को पढ़ते चलते हैं। प्रेरी प्रदेशों में, है ना, प्रेरी प्रदेशों में गेहूं की खेती होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है, और मानसूनी जलवायु क्षेत्र में धान की खेती, और शीतोष्ण जलवायु में क्या, तो गेहूं की खेती होती है ना। हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। कौन रखता है, भू राजस्व विभाग रखता है। अच्छा, यहाँ से सवाल पूछेगा, और यहाँ से पीआरटी में कई सवाल पूछा हुआ है, आपको हो सकता है याद भी होगा, आप एग्जाम भी दिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ बिंदु पे फोकस हम लोग करते हैं। जैसे पूछेगा
कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिहार के संदर्भ में पूछा हुआ सवाल था आपके पीआरटी के पेपर में, लेकिन अभी हम लोग भारत कर रहे तो भारत के संदर्भ में करते हैं, बिहार के संदर्भ में भी हम लोग करेंगे। जैसे भारत में अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किसका? उत्तर प्रदेश का, है ना। और कौन ऐसा, एक और प्रश्न पूछा हुआ था आपके बीपीएससी में कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा साझा अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा सटती है, तो यही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन और यहाँ पर गेहूं का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सवाल यही पूछा था बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में पूछा था कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में कौन सा जिला करता है, तो यही रोहतास जिला हो जाएगा। रोहतास, जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, है ना, धान का कटोरा हम लोग कहते हैं इसी रोहतास को। और रोहतास के संदर्भ में तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना, रोहतास के संबंध में। क्योंकि आप देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है यही रोहतास में। चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है, जो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है ना, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है रोहतास, है ना। बगल में उसके सटा हुआ ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कैमूर। कैमूर में भी चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। कैमूर में बिहार में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किसका होता है? मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किसका? मक्का का उत्पादन होता है। ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर पूछिए आपसे तो यह महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ना। जैसे बाजरा देखते होंगे, बाजरा देखिए, सरसों देखिए, मोटे अनाज के तौर पे, तो मोटे अनाज के तौर पे इसका उत्पादन राजस्थान करता है। बाजरा, बाजरा का रोटी सब कोई नहीं खा पाता, है ना, बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा, है ना, लाभदायक माना जाता है बाजरा का रोटी। तो बाजरा ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। और राजस्थान में ही सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में सरसों का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप देखते होंगे, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जब हम लोग गए थे तो मध्य प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब एक चीज़ पूछा हुआ था कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है ना। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो कपास का उत्पादन देखिएगा, क्योंकि काली मिट्टी में, काली कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी उसको कहा जाता है, और वो सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है। और जहाँ पर यह मिट्टी होगा उसी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो प्याज का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट पे फोकस करते चलेंगे। चलिए, हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। यहाँ पे कौन भू राजस्व विभाग रखता है? मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया तथा वहां नवी मुंबई का विकास किया गया। नवी मुंबई नाम सुने होंगे आप लोग भी। उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ से निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर भी कहते हैं हम लोग। जैसे जलोढ़ मिट्टी बिहार में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा है। इसी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। एक को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, बांगर, और दूसरे को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी को नवीन मिट्टी भी कहा जाता है, नवीन मिट्टी भी कहा जाता है, और बांगर को हम लोग पुरानी मिट्टी भी कहते हैं, है ना, पुरानी मिट्टी भी कहते हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र भी हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, और ये जो हमारा जो क्षेत्र है यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जलोढ़ मिट्टी, है ना, ये जो जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी 22% नहीं 40% भागों पर पाया जाता है, और उर्वरक शक्ति अधिक होती है। क्या होती है? उर्वरक शक्ति अधिक होती है यहाँ पे।
यहाँ पे काली मिट्टी देखते हैं जिसको हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि 40% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है। आप देखिएगा नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उपज जो है सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में देखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है और कपास की खेती होती है। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में है। कई बार ये सवाल पूछता है कि किस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कपास का उत्पादन, तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में? तो ये काली मिट्टी में। और इसी काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगूर। और कपास के उत्पादन सबसे ज़्यादा होने के वजह से इसको हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं। और इस काली मिट्टी का विस्तार अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। महाराष्ट्र और कहाँ? तो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे है थोड़ा सा और भी चीज़ें देखिए। लुसेंट रंग के आधार पर मिट्टी का प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में देखिए भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, मृदा को हम लोग मिट्टी भी कहते हैं, है ना। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका? धान का होता है। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन सी मिट्टी में? तो ये जलोढ़ मिट्टी में। और बिहार में भी इस मिट्टी का पर्याप्त, है ना, क्षेत्र रहा है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाया जाता है। कितने? 40%। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किस दृष्टिकोण से? उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये आप चले जाइएगा, अगर आपको PDF चाहिए तो आप चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक बार ज़रूर मैसेज भी कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको मिल जाना चाहिए, है ना। आज नहीं तो कल ये जैसे ही ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो हम आपको करवा रहे हैं इसको ज़्यादा देखिए, क्योंकि हमने जो भी आपको करंट में जो भी हम करवाए हैं वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है आपके PRT में। PRT में यहाँ से कंप्लीट जितना हम आपको करा रहे हैं ना, PRT में सवाल नहीं छूटेगा। चाहे प्रश्न आपका BPSC जो सिविल सर्विस पूछा है ना उस लेवल का क्यों ना पूछ दे, फिर भी आपसे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, है ना, ये गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट ये हो जाता है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। पूछा जा सकता है आपसे इस काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है ना। काला रंग इसका, तो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जिम्नास्म की उपस्थिति से इसका रंग काला हो जाता है, जिसे हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और ये सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लाल मिट्टी भी देख लीजिए और आप अपना किताब पढ़िएगा, उसमें सब दिया हुआ है ना। लाल मिट्टी रवेदार एवं कायांत्रिक सैलों का विघटन हो जाता है, रवेदार एवं कायांत्रिक सैलों का विघटन हो जाएगा। इसमें सिलिका आयरन की सबसे ज़्यादा बहुलता मिलती है इस मिट्टी में। कौन सा? सिलिका आयरन की बहुलता सबसे ज़्यादा आपको इस मिट्टी में देखने को मिलेगी। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, अक्सर पूछा जाता है। इस मिट्टी को हम लोग लाल मिट्टी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और इसमें बहुलता किसकी? तो सिलिका आयरन की सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, या मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। उर्वरता विहीन है, जलोढ़ मिट्टी की तरह नहीं है कि उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो भी चीज़ें लगाएंगे, गेहूँ, गन्ना, है ना, चावल सबसे ज़्यादा उपजेगा, उस तरह से ये लाल मिट्टी में वैसे उर्वरता नहीं पाई जाती। आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम लोग लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लाल मिट्टी में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसका रंग लाल क्यों होता? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है
है ना, लौह ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी सवाल आपसे भी पूछे कि इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस जगह पे है, तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, और यही वजह होता है कि जहां पे लाल मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है वहां पर चूना का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां पे उत्पादन, उसका उपज जो है वो बढ़े, है ना, यही वजह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी, है ना। देखिए 8वीं क्लास की किताब, आप सोचते हैं आप लोग कि इसमें जान नहीं है, जान तो इतना है ना, कि अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए तो सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि किताबों को एक बार जरूर पढ़िएगा। ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। आयरन, सिलिका की बहुलता इसमें रहती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन की और सिलिका की बहुलता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग के कुछ क्षेत्रों में खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची एवं काजू की खेती सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसको इलायची मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लेटेराइट मिट्टी को। इस मिट्टी में पूछा जा सकता है कि इलायची की खेती कहाँ पर, किस मिट्टी में होती है, काजू का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। इस मिट्टी में जल जमाव की, जल जो है वो ज़्यादातर जमा होता है, और इस जमा होने की वजह से इसका लवणता जो है, क्षारीयता जो है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। इन सभी कारण भूमि में स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है। जैसे पटना में देखते होंगे ना, लगभग 99% जो स्टूडेंट है पटना में, 99% जो स्टूडेंट है, अगर वो पानी खरीद कर ना पिए तो कल होकर के बीमार पड़ जाएगा, सबको घर भागना पड़ेगा, है ना। या मिट्टी भी उतना भी, और यहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा, एक तो है कि जिसका प्रयोग अगर किया जाए, 2-4 महीने भी अगर पानी पी लेते हैं, है ना, तो कैंसर होना ही होना है। ये सर्वेक्षण भी किया गया है, ये सर्वेक्षण भी किया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित और दूषित जो है पानी कहाँ का है, पटना का हो जाता है ना। स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक का काफी प्रयोग, अति संरक्षण और पशुचारण, जल जमाव से मिट्टी में अत्यधिक निम्नीकरण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब देखिएगा जब उर्वरक का सबसे ज़्यादा प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जब किया जाता है, तो ये जो यानी कि उत्पादन बढ़ तो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो मानव इसको खाते हैं, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जल प्रदूषित हो जाती है, और मानव इसका उपयोग करते हैं, वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, अनेक बीमारियों का घर बना लेते हैं, है ना। और एक कृषि निम्नीकरण का ये उदाहरण हो जाता है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, है ना, एक का ख हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल इसको खत्म करते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। इसको अगर पढ़ा जाए, सिर्फ इसी पॉइंट को पढ़ा जाए तो 2 घंटा लग जाएगा चीज़ों को समझने में, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। इसलिए हमें एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करने से मतलब है हमको, है ना। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह यानी कि मृदा के निर्माण होने में कितना, सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाता है, ठीक है। और हम लोग इस इकाई 1 का ख जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पीआरटी के पेपर में ग्रांटेड हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और रहेगा भी, क्योंकि आप विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आपके पीआरटी के पेपर में पूछा है, जीएस के पेपर में पूछा हुआ है, आपके शिक्षक भर्ती की एग्जाम में जो पूछा हुआ, पलट के देख लीजिए। इससे बेहतर, आपके सटी किताबों से बेहतर, और जो पूर्वावलोकन जो है, जो आपने विगत वर्षों में जो भी एग्जाम, प्रथम, दूसरा, तीसरा चरण का री एग्जाम का जो पेपर हुआ है, उसको उठा करके देखिए, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं हमको यही करना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।